वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज के बेसिकली दो रूप होते। कितने रूप होते? दो रूप होते। एक हो गया फॉर्मल, एक हो गया इनफॉर्मल। तो इस वीडियो को रिलेट करते हुए मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। तो चलिए, पहले पिछले को हल्का सा रिलेट कर दूंगा, उसके बाद फिर से आगे आपको पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए भाई साहब, हो गया। तो एक बात मैं आपको पहली बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी सीखो तो एकदम इत्मीनान से सीखो। ये नहीं कि किसी भी चीज़ को लेकर तकाज़े होनी चाहिए। तकाज़े की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। चलिए, आपको मैंने लिखा था इंग्लिश अपने आप में दिख रहा है यहाँ। चलिए, बात करें तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज हुआ। क्या हुआ भाई? लैंग्वेज। इंग्लिश अपने आप में क्या हुई? लैंग्वेज। इंग्लिश अपने आप में क्या हुआ? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के दो रूप होते। कितने रूप होते? दो रूप होता। एक हो गया फॉर्मल, एक क्या हो गया भाई साहब? फॉर्मल। एक हो गया फॉर्मल, एक हो गया फॉर्मल, एक हो गया इनफॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बताया था कल कि लैंग्वेज के अपने आप में कितने रूप होते? दो रूप होते। एक हो गया फॉर्मल, एक हो गया इनफॉर्मल। तो फॉर्मल की बात हम लोग, फॉर्मल उस रिटन एस्पेक्ट को कहते हैं फॉर्मल। फॉर्मल लैंग्वेज के रिटन एस्पेक्ट को फॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज के सबसे पहले की बात करें तो इसके रिटन एस्पेक्ट, रिटन एस्पेक्ट की बात करता है। मतलब बात करें तो ये रिटेन मतलब डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट की बात करता है। ये फॉर्मल क्या हुआ? फॉर्मल। उसके बाद अगर जो इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल अपने आप में एक स्पोकन एस्पेक्ट की बात करता है। स्पोकन एस्पेक्ट की बात करता है। दूसरे बात करें तो ये ग्रामर ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? ग्रामर ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? ग्रामर ओरिएंटेड होता है। ये नॉन ग्रामेटिकल यूज होता है। ये क्या होता है? नॉन ग्रामेटिकल, TICL, ग्रामेटिकल यूज होता है। जिसमें कोई भी ग्रामर, अच्छा एक बात बताओ, लैंग्वेज को बोलने के लिए कौन सी ग्रामर यूज की जाती है? किसी प्रकार की ग्रामर यूज नहीं की जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, हो गया, ये दो हो गई। उसके बाद मैं आपको तीसरी की बात करूं तो इसमें कंप्लीट सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है? कंप्लीट, SENTENC सेंटेंस होता है। इसमें कंप्लीट सेंटेंस होता है। जबकि हम लोग जब बोलचाल की भाषा में वर्ड से भी बातचीत का किरदार चला लेते हैं, उसके बाद फ्रेज भी चला लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस। या तो होने के लिए बेसिकली कहा जाए तो होने के लिए बात करें तो ये वर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्ड हो सकता है। या तो फ्रेज हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रेज। या तो इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाता है। COMPLET, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो सकता है। SENTENC, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो मैं आपको प्यार फिर से बोल दे एक बार, कोई दिक्कत? इतना दूर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई? चलिए, अब इसके बाद आपको आगे पढ़ाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मैं चौथे की बात करूं तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है। SPECIFIC, स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है? स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है। जैसे कि इसकी बात करें तो इसका एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस मीनिंग निकलता है। इस एम्बी को समझा जाए तो एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मतलब होता है बोथ, और गुअस का मतलब होता है कन्वे। क्या करना? कन्वे, यानी हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग निकल सकता है, उसे क्या बोला जाता है? एम्बिगुअस बोला जाता है। आपको एग्जाम्पल मैंने मैडम सर में दिया था, मैडम सर पे एग्जाम्पल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम जिसकी भी बात करें तो वो लैंग्वेज के रिटन एस्पेक्ट की बात नहीं, इनफॉर्मल एस्पेक्ट की बात करता है। आप लोग हमेशा ही पढ़े हो कि आई के साथ ऑलवेज का प्रयोग हम लोग हैबिट को दिखलाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको ऑलवेज का यूज कॉन्टीन्यूअस में भी यूज करके दिखाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात? आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। कोई दिक्कत? चलिए, बस टेक योर टाइम प्लीज़। हो गया? आप लोगों ने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया।
उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ये लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज इनफॉर्मल एस्पेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अभी आपका टेंस ही चल रहा है, इनफॉर्मल एस्पेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनफॉर्मल, लैंग्वेज की इनफॉर्मल एस्पेक्ट की बात करते हैं। इनफॉर्मल, वैसे तो इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के कभी कदार ही मिलते हैं। तो इनफॉर्मल एस्पेक्ट में कहता है, सबसे पहला था हेयर तथा देयर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, जिसको आप लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। अब ये इनफॉर्मल एस्पेक्ट की बात क्यों करता है, ये भी आपको बता दीजिए। कहा जाता है हेयर तथा, सबसे पहले हम कहता है हेयर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का हम लोग प्रयोग इंडेफिनिट में करते हैं। INDEFINIT, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? इंडेफिनिट में। जैसे मैं कहता हूँ, आपके सामने मैंने लिखा हेयर कम्स या फिर इज कमिंग मोहन। बोलिए आप लोग क्या कहना चाहें, हेयर कम्स या फिर हेयर इज कमिंग मोहन। तो आप लोग, मैंने क्या कहा, हेयर तथा देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को क्या लिखते हैं? इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब इसकी क्यों लिखते हैं? इसकी भी वजह है, इसकी भी वजह है। मैं आपको पहले ही दिन बता चुका हूँ कि लैंग्वेज में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह। तो अब मैं इसकी मीनिंग को, हेयर कम्स मोहन, मान लीजिए मेरे सामने, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ मोहन आ रहा है। यहाँ मोहन क्या कर रहा है? आ रहा है। जबकि उसके आने का एक्शन तो कॉन्टीन्यूअस हुआ, उसके आने का एक्शन क्या हुआ? कॉन्टीन्यूअस हुआ। तो उसके लिए तो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग उसे किस में बोलते हैं? प्रेजेंट में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। लेकिन उसका एक्शन को समझा जाए तो एक्शन तो बेसिकली उसका समझा जाए तो आने का एक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ मोहन आ रहा है, तो बेसिकली आ तो वो चला हुआ आ रहा है, आ तो किस तरह आ रहा है? चलता हुआ आ रहा है। तो उसके चलने का एक्शन तो कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं? मोहन का, हेयर कम्स मोहन, यानी यहाँ पे इज कमिंग नहीं होगा, इज कमिंग नहीं होगा, इज कमिंग नहीं होता। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो खिलाड़ी मारता है, बैट्समैन उधर से बॉल फेंकता है, जैसे आप लोग इधर से हिट करते हो, 6 मैक्सिमम जिसको बोल, तो कहा जाता है देयर गोज अनदर 6। क्या बोला था? THERE, देयर गोज अनदर 6, देयर गोज अनदर 6, देयर गोज अनदर 6। तो बेसिकली वो जब छक्का मारता है खिलाड़ी, बैट्समैन इधर से हिट करता है, अब वो जा रहा होता तो बेसिकली कॉन्टीन्यूअस सेक्शन में जा रहा होता है। कहाँ? कॉन्टीन्यूअस सेक्शन में। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं, जो कमेंटेटर होता है वो बोलता है देयर गोज अनदर 6। तो ये अपने आप में इनफॉर्मल एस्पेक्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? इनफॉर्मल एस्पेक्ट की बात करता है। उसके बाद मैं बोलूँ तो दूसरा था, हम लोग डू या फिर डज, हमने बोला था डू, डज या फिर डिड का प्रयोग प्रेजेंट या तो पास्ट, प्रेजेंट या फिर बात करें पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं करते। INDEFINIT, इंडेफिनिट में यूज नहीं करते, इंडेफिनिट में यूज नहीं करते। जैसे मैं आपको नॉर्मल कर देता हूँ, आई डू रीड अ बुक डेली। कोई दिक्कत? तो ये अपने आप में यहाँ कहा जाए तो यहाँ पे ये डू अपने आप में गलत है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग, नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू या फिर डज का यूज़ नहीं करते, डू या फिर डज का यूज़ नहीं करते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कहा जाता है कभी कदार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ डू या फिर डज या फिर डिड का यूज़ करते हैं। अगर जो कहा जाए इसके साथ हम लोग डू, डज या फिर डिड का यूज़ करते हैं, तो ये एक्शन को, ये किसको? एक्शन को, एक्शन को इम्फेसिस, EMPHASIS, इम्फेसिस क्रिएट, इम्फेसाइज करने का काम करता है, इम्फेसिस क्रिएट करने का काम करता है। ये इम्फेसिस क्या होता है समझते हो? इम्फेसिस का मतलब होता है यानी वो उस एक्शन पे जोर डालने का। वैसे तो वो एक्शन करता ही है, लेकिन वो स्पेसिफिक रूप में उसी एक्शन पे ज़्यादा इम्फेसिस क्रिएट करने का काम करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, जैसे मैंने लिखा आपको सामने यही सेंटेंस, आई डू रीड अ बुक डेली, आई डू रीड अ बुक डेली, दिख रहा है? तो आई डू रीड अ बुक डेली मतलब मैं ही तो इस किताब को, मतलब मैं ही तो एक किताब डेली पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे इस पढ़ने के एक्शन को क्या कर रहा है? इम्फेसाइज कर रहा है। वैसे तो मैं पढ़ता हूँ डेली बुक, लेकिन एक क्या क्रिएट कर दिया कि मैं ही, मतलब मैं ही तो इस काम को डेली करता हूँ। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना दूर कोई दिक्कत
उसके बाद लिखा जाता है ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, यानी हिस्टोरिकल इवेंट को जब कोई भी टीचर, जैसे मान लीजिए आपको कोई हिस्ट्री का टीचर पढ़ाने वाला होता है, हिस्ट्री का टीचर हिस्ट्री के टीचर की बात करें तो हिस्ट्री का टीचर के पढ़ाने का हिस्ट्री का अंदाज ही अलग होता है, अंदाज ही अलग होता है। वो आपको हिस्ट्री इस तरह से पढ़ाते हैं जैसे कि मान लीजिए सभी घटना आपके सामने घट रही होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग सुभांशु सर से पढ़ते थे हिस्ट्री, यानी किसी भी टीचर से आप लोग पढ़े हो, चाहे सुमन सर से पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ, अभिषेक सुमन सर, तो आप किन्हीं से भी पढ़े हो, कुछ उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वो टीचर आपके जो हिस्ट्री के टीचर होते हैं वो आपको हिस्ट्री इस तरह से पढ़ाते हैं जैसे कि मान लीजिए वो घटना आपके सामने हो रही हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक नकल करके टीचर के दिखाता हूँ। तो उसके बाद ससुर का नाती, ये जो अकबर था, अकबर को 12 साल की उम्र में ही राजा बना दिया था। क्या कर दिया था? 12 साल की उम्र में ही क्या कर दिया था? राजा बना दिया गया था। ससुर का नाती को सही से मूंछ भी नहीं आई थी, सही से मूंछें भी नहीं आई थी, और उस बैरम खान ने अकबर का हाथ पकड़ा और कहा, ले तू राजा बन गया? अकबर ने कहा, हाँ मैं राजा बन गया। अकबर को तो सही से मालूम भी नहीं था कि ये भारत कितना बड़ा देश है, और वो उसका क्या बन गया है? राजा बन गया। मतलब आपके टीचर जो भी जिस तरह से पढ़ाते हैं तो वो आपको इस तरह से हिस्ट्री पढ़ाते हैं जैसे कि मान लीजिए वो आपके सामने हो रही हो। कोई दिक्कत? चलिए तो अगला लिखते हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लें। हो गया? चलिए, इसमें कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए अब चलते हैं अब आपके पास, ये रहा था आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग चलते एंगर ऑफ मैटर। किस पे चलते? एंगर ऑफ मैटर। वैसे तो हम लोग इस ऑलवेज एंगर ऑफ मैटर, उसके बाद में एंगर ऑफ मैटर की बात करें तो वैसे तो हम लोग इसका यूज इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? उसके बाद मैंने एंगर ऑफ मैटर में जैसे मैंने एक शब्द लिखा था ऑलवेज। क्या कहते हैं? ऑलवेज। ऑलवेज का यूज़ की बात करें तो ऑलवेज का प्रयोग हम लोग तो हैबिट बताने के लिए यूज़ करते हैं, हैबिट के लिए इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आज जैसे मैं कहता हूँ, जैसे ही गोज़, जैसे मैं आपके सामने लिखा, ही ऑलवेज गोज़ टू स्कूल, मतलब वह हमेशा स्कूल जाता है। तो ये इसकी हैबिट या फिर डेली रूटीन एक्शन हो सकती है। तो इस ऑलवेज को कंफर्म किया जाए तो ये ऑलवेज इस एक्शन को क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग वे बना रहा है। वैसे तो कहा जाए ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जाता है, लेकिन इसकी बात करें तो ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, तो इसी को क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग वे बना रहा है। क्या बना रहा है? स्ट्रॉन्ग वे, मतलब इसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने आप में सही हुआ। लेकिन कभी कभी यही हैबिट किसी के लिए बात करें तो इन्हीं के लिए, अगर जो मान लेता यही हैबिट किसी को एंगर बताने का काम करे, यहाँ पे बेसिकली ये हैबिट नहीं, क्या ये हैबिट नहीं, ये बेसिकली बताने का काम करे, एंगर बताने का काम करे। क्या बताने का काम करे? एंगर, ANGER, एंगर क्या बताने का काम करे? एंगर, फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, IRRITATION, इरिटेशन हो जाए, या फिर एनवायंस, ANNOYANC, एनवायंस हो जाए। क्या हो जाए? एनवायंस हो जाए। कोई दिक्कत? इरिटेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन, एनवायंस हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अगर जो इतनी तरह के बताने का काम करें तो हम लोग इसके लिए कुछ कीवर्ड्स याद करते हैं। क्या याद करते हैं? कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स में जैसे हो गया आपका, हो गया ऑलवेज। क्या हो गया? ऑलवेज। तब हम लोग इसके लिए कॉन्टिन्यूअस एक्शन को प्रेफर करते हैं। ऑलवेज हो गया, क्या हो गया? ऑलवेज हो गया। उसके बाद ऑलवेज नहीं तो कभी कभी PERPECTUALLY, परपेक्चुअली हो गया। क्या हो गया? परपेक्चुअली हो गया। कॉन्स्टेंटली हो गया, CONSTANTLY, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, निरंतर। फॉर ईवर हो गया। क्या हो गया? फॉर EVER, ईवर हो गया। फॉर ईवर मतलब हमेशा के लिए। कोई दिक्कत? जैसे मान ले जाए, जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूँ? एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, द टीचर
चलिए आपके सामने मैंने TEACHER द टीचर हमने क्या लिखा, द टीचर हैज़ स्कोल्डेड SCOLDED स्कोल्डेड हिम बिकॉज इसकी प्रोनाउंसिएशन को इसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देना, बिकॉज BECAUSC इसकी प्रोनाउंसिएशन कोई बिकॉज इस तरह से ना पढ़े, इस तरह से ना पढ़े। इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होती है बाबू, बिकॉज क्या होती है, द टीचर हैज़ स्कोल्डेड हिम बिकॉज ही इज ऑलवेज कम्स होगा कि कमिंग लेट, बताओ ये क्या होगा, कम्स होगा कि कमिंग होगा। अब मैंने कहा द टीचर हैज़ स्कोल्डेड हिम, मतलब टीचर ने उसे डांटा, क्यों, क्योंकि वो हमेशा क्लास में क्या आता है, लेट आता है। तो ये बात एक बार की बात हुई कि ये इसकी हैबिट भी हो सकती है, लेकिन टीचर ने डांटा तो ये बेसिकली उस पर टीचर के डांटने का फ्रस्ट्रेशन हो गया, क्या हो गया, फ्रस्ट्रेशन या फिर एंगर की बात कर रहा है। तब आप लोग यहाँ पे ही इज़ ऑलवेज कमिंग नहीं, कम्स नहीं, कमिंग होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, कमिंग होना चाहिए। यानी इसको तो कई बच्चे लोग रटते हैं कि देखो बेटा सेंटेंस में तुमको कहीं भी ऑलवेज दिख जाए तो ऑलवेज दिखते हैं सीधे आँख मुनो और 370 के तहत सीधे कश्मीर को हटा दो, नहीं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो। तो ऐसे से काम नहीं चलेगा, आपको हमेशा किसी भी चीज़ को बारीकी से सीखना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ, चलिए यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने लिखा माई वाइफ इज़ ऑलवेज CRY क्राइंग फॉर मनी। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा माई वाइफ इज़ ऑलवेज क्राइंग, चलिए ये नहीं दिख रहा होगा, चलिए बहुत अच्छे तरीके से लिख देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा माई वाइफ इज़ ऑलवेज या फिर ऑलवेज क्राइंग या फिर CRIS क्राइज फॉर मनी। अब मान लीजिए कोई नहीं आदमी कहता है कि क्या बताएं भाई, साली हमारी वाइफ जब देखो सब साली पैसे के लिए ही रोते रहती है। तो आप उससे क्या हो जाते, चिढ़ जाते हो कि जब घर आए साले पैसे का बात निकालती। कुछ और ज़िंदगी में है कि नहीं है, जब देखो जब पैसे की बात है भाई, तो इससे आप क्या हो जाता है, चिढ़ जाते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशन को दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पे क्राइज नहीं हो, माई वाइफ इज ऑलवेज। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप मान लीजिए कहीं भी पार्टी उटी जाने के लिए 1 ठन के निकले, एकदम चकाचक होकर, क्या होकर, चकाचक होकर निकले। मान लीजिए आप एकदम पूरा सज धज के पूरा एकदम तैयार निकले, बाहर निकले, जाना है पार्टी में। आपका कोई दोस्त मिल गया, क्या मिल गया, दोस्त। उसने बोला भाई आज तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, बहुत ही खतरनाक, एकदम पूरा सज धज लिए भाई, क्या बात है। लेकिन आपका वहीं पे एक कोई दोस्त आता है, वो कहता है अरे भाई तुमने तो पहन रखी है सारी चीज़ बहुत ही अच्छी, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा घड़ी की कमी है, ये कमी है, वो मतलब वो आप में इतनी सारी कमियां धीरे धीरे निकालने लगता है। तो आप लोग उससे देख कर नहीं इरिटेट हो जाते हो कि साला जब देखो ये हमारा कमियाँ निकालते रहता है, अबे तुम अपना भी तो देख लो कभी। तो यहाँ पर बेसिकली एंगर का आप लोग फ्रस्ट्रेशन दिखाते हो है। तो यहाँ पे क्या आप लोग यूज करोगे, कि उसकी हमेशा की हैबिट है, नहीं आप जब सब तो जब ही की बात कर रहा है, कोई दिक्कत। तो ये चीज़ रट कर ना चले, कोई दिक्कत। चलिए हो गया, इसे आप लोग उतार ले। उसके बाद आपके लिए 2 मिनट का टाइम दे दिया जा रहा है, चलिए हो गया। उसके बाद था उसके बाद मैंने आपको बताया था ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ड्रामेटिक, DRAMATIC, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, REP, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल
इवेंट, कोई दिक्कत। ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब जब आपके सामने कोई भी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट को बोलकर या फिर बोलकर प्रस्तुत किया जाता है, तब आप लोग उसके लिए कौन सा टेंस यूज करते हो? इंडेफिनिट टेंस यूज करते हो। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, अकबर मैरिज आ राजपूत प्रिंसेस अकबर मैरिज आ राजपूत प्रिंसेस सेट्स एन एग्जाम्पल, अकबर मैरिज राजपूत प्रिंसेस सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अकबर मैरिज आ राजपूत प्रिंसेस सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म, SECULARISM, सेकुलरिज्म, या तो अकबर असेंट्स द थ्रोन, कोई दिक्कत। अकबर मैरिज आ राजपूत प्रिंसेस, यहाँ पे एंड जोड़ लो, एंड सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी अकबर ने किससे शादी की? अकबर, जबकि ये क्या था, अकबर एक मुसलमान था, लेकिन फिर भी अकबर ने किससे शादी की? एक राजपूत प्रिंसेस से शादी की। और ये किसका प्रतीक है? सेकुलरिज्म, मतलब निरपेक्षता। जैसे हमारे धर्म भारत की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि राज्य है? नहीं, देश ही है। चलिए, कोई दिक्कत हो गया। अब आपको मैं आता हूँ शॉर्टकट लेवल पे। ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ये आपका शॉर्टकट लेवल पे अब आते हैं। किस पे आते हैं? शॉर्टकट लेवल। तो आपका कंपैरेटिव लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। अब आपके आते हैं शॉर्टकट लेवल पे। किसके आते हैं? SHORTCUT, शॉर्टकट लेवल की बात करें। क्या? शॉर्टकट लेवल। तो शॉर्टकट कभी भी एक नहीं दो सेंटेंस में बनते हैं। शॉर्टकट कभी भी एक नहीं दो सेंटेंस में बनते हैं। कितने सेंटेंसेस में? दो सेंटेंसेस में। और एक के कारण जब दूसरे का परिवर्तन होता है, एक के कारण दूसरे का परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? शॉर्टकट कहते हैं। तो कहा जाता है, जैसे मैंने कहा, जिसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, प्रज्ञा इज द मोस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। प्रज्ञा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल डैट आई। इसके बाद मैंने कहा, एक हमने कह दिया सा, ये आपका ए नंबर हो गया। बी नंबर सी नंबर हैज सीन, डी नंबर हैड सीन। तो कहा जाता है, क्या कहा? तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैंने आपके सामने शॉर्टकट में कभी भी एक नहीं दो सेंटेंसेस होती है। कितनी होती है? एक नहीं दो सेंटेंसेस होती है, दो सेंटेंसेस होती है। तो शॉर्टकट लेवल में कहा जाता है, अगर एक सेंटेंस में हमारा तरफ सुपरलेटिव डिग्री SUPERLATIV सुपरलेटिव DEGRW सुपरलेटिव डिग्री। अब ये बनती किस तरह से? तो सुपरलेटिव बनाने के लिए शब्द के अंत में EST या फिर शब्द के अंत में IEST हो गया, या फिर शब्द से पहले मोस्ट जोड़ देते हैं, या फिर शब्द से पहले लिस्ट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? लिस्ट जोड़ देते हैं। ये सुपरलेटिव। तो प्रज्ञा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब इधर बात, तो हम लोग इधर सीधे परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब मान लेता ये परफेक्ट की बात करें, तो इधर की बात करें तो ये सुपरलेटिव डिग्री वाला टेंस या तो प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट लगा देते, कोई दिक्कत। अब ये ही क्यों होता है ये भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा प्रज्ञा इज बात किसी का रहा है? प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट के लिए ये पास्ट होगा? नहीं, ये भी नहीं। हैड सीन नहीं हो सकता, तो जब ये पास्ट की होता है तो हैज सीन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? है आई के साथ, माफ़ कीजिए, ये भी आंसर है आपका गलत हो गया। तो आई के साथ क्या हो जाएगा? हैव सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव सीन। तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन गलत दे दिया गया था, हैव सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव सीन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये क्यों हुआ, अब इसको भी समझते हैं। अब ये आखिर यही क्यों हुआ? जैसे मान लिया मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक दिन टेस्ट लिया। क्या लिया? टेस्ट लिया। और टेस्ट लिया तो जब
टेस्ट लिया तो प्रज्ञा का नंबर सबसे ज़्यादा, तो मैंने कहा प्रज्ञा इस क्लास की सबसे तेज़ स्टूडेंट है, कोई दिक्कत। तो मैंने कंपैरिजन किया, जब मैंने इस क्लास के सभी स्टूडेंट से कंपैरिजन किया, बारी बारी सभी से कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करने का एक्शन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कंप्लीट के लिए कौन सा टेंस, परफेक्ट। मतलब क्या हुआ, जब हमारा कंपैरिजन करने का एक्शन कंप्लीट हुआ तो पाया गया कि प्रज्ञा इस क्लास की सबसे तेज़ लड़की है, कोई दिक्कत। तो बात कर रहा है तो कंप्लीटेड एक्शन के लिए कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ चांदनी इस क्लास की सबसे लंबी लड़की है, तो मैंने चांदनी की बात की बाबू, तो यानी क्लास में हर एक का कंपैरिजन मैंने किया होगा, और आखिर में पाया गया होगा कि जब मेरा एक्शन को क्या होगा, कंप्लीट हुआ होगा, तो आखिर में पाया गया होगा कि चांदनी इस क्लास की सबसे लंबी लड़की है। तो ये अपने आप में कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट टेंस हुआ, जब हमारा कंप्लीट एक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, कोई दिक्कत। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू ऑल, जय हिंद, मिलते हैं, जय भारत।